हेलो फ्रेंड्स, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एटमॉस्फेयर। किस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स होती हैं, उन डिफरेंट लेयर्स में प्रेशर टेम्परेचर में वेरिएशंस क्या होती हैं, उनके स्पेशल फीचर्स, उनकी स्पेशल कैटेगराइजेशंस क्या होती हैं। तो वही सब हम देखने वाले हैं आज की क्लास में। जिस तरह से हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट है एयर का जो हमारी अर्थ को सराउंड करता है, और वो हमारी अर्थ से बाउंड किस तरह से है? बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और इसी एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है? आपकी डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो चलिए उनको हम देखते हैं अपने आज की क्लास में। तो बात करते हैं जब हम एटमॉस्फेयर की, तो एवरी ब्रेथ वी टेक, every cloud we see, every ray of sunlight that warms us, all exists because of a thin invisible blanket surrounding our planet। तो ये सारी चीजें जो हम एक्सपीरियंस करते हैं ये इसी वजह से हैं क्योंकि एक थिन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है हमारे अर्थ के राउंड अबाउट। तो डेफिनेशन की बात करें तो जिस तरह से पहले भी मैंने आपको बताया, एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस जो हमारी अर्थ को सराउंड करता है, और हमारी अर्थ से बाउंड किस तरह से है? बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। और यही एटमॉस्फेयर एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह काम करता है जो हमें सन से हार्मफुल रेडिएशंस आती हैं, जिनको हम बोलते हैं आपकी यूवीबी रेडिएशंस। उन यूवीबी रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करता है। एक तो ये इस तरह से प्रोटेक्टिव फंक्शन करता है, टेम्परेचर को मॉडरेट करता है, और जो लाइफ है वो सपोर्ट करता है हमारे अर्थ के ऊपर। जिस तरह से हम बात करते हैं, हमारे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है दैट इज क्लोज टू 15 डिग्री सेल्सियस, और वही टेम्परेचर जो है वो पॉसिबल बनाता है हमारी अर्थ के ऊपर लाइफ को। हैड देयर बीन नो एटमॉस्फेयर, अगर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हो सकता है हमारी अर्थ बहुत ज्यादा ठंडी होती या बहुत ज्यादा गर्म होती और उसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट ना करती। सो एटमॉस्फेयर का फंक्शन है मॉडरेटिंग टेम्परेचर और प्रोटेक्टिंग लाइफ, लाइफ को प्रॉस्पर करवाता है हमारी अर्थ के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर बाकी की जो फीचर्स हैं वो किस तरह से है। इस तरह से हम बात करते हैं अपने एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन की, कि कौन कौन सी गैसेस हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। तो जिस तरह से जो सबसे ज्यादा गैस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है दैट इज योर नाइट्रोजन, क्लोज टू 78.08%। और नाइट्रोजन का फंक्शन क्या होता है? ये आपके जो ऑक्सीजन है उसको डाइल्यूट करता है, और जो प्लांट्स की प्रोटीन्स हैं उसके लिए एसेंशियल कंपोनेंट होता है। उसके बाद आती है आपकी ऑक्सीजन, क्लोज टू 20.95% होता है, ऑलमोस्ट 21%। तो ऑक्सीजन का क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है? रेस्पिरेशन और कंबशन को सपोर्ट करना, क्योंकि ह्यूमंस जो होते हैं या बाकी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन दैट कंबशन भी पॉसिबल हो सकती है। माइनॉरिटी क्वांटिटी में होती है आर्गॉन, क्लोज टू 0.93%, और इसके फंक्शन की अगर हम बात करें दिस इज अ इनर्ट गैस। उसके बाद होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो 0.04%। अब कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन तो बहुत कम है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे एटमॉस्फेयर में, दैट इज द रोल ऑफ हीट ट्रैपिंग। हीट को ट्रैप करने का रोल ये प्ले करती है। उसके बाद ट्रेस गैसेस आती हैं जो माइनर कंपोनेंट्स होती हैं, और एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, एक इंपॉर्टेंट गैस होती है जिसको हम बोलते हैं ओजोन, O3। अब इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो होती तो वेरिएबल है, लेकिन इसका मेन फंक्शन होता है जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन सन से आ रही हैं उन यूवी रेडिएशंस को अब्सॉर्ब करना, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द ओजोन। तो इसी तरह से आपका ये जो कॉन्सेंट्रेशन होती है डिफरेंट गैसेस की एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती हैं। तो अब हम बात करते हैं वेरिएबल कंपोनेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारे जो एटमॉस्फेयर में कंपोनेंट्स लोकेटेड हैं, एक तो वो वेरी कर रहे हैं टाइम और प्लेस के साथ, अलग टाइम में अलग प्लेस में उनकी जो कंसंट्रेशन है वो अलग होगी, और ये हमारे वेदर और क्लाइमेट जो पैटर्न्स होते हैं उनको इंपैक्ट करती हैं। जैसे पहले कंपोनेंट की हम बात करते हैं दैट इज वाटर वेपर। वाटर वेपर आपका क्या कंट्रोल करेगा? ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, टेम्परेचर, इन सबको आपका वाटर वेपर कंट्रोल करेगा। सेकेंड इज डस्ट पार्टिकल्स। अब डस्ट पार्टिकल्स तो आपको सुन के लगेगा कि नहीं, बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन डस्ट पार्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। वो रोल क्या है? जो क्लाउड फॉर्मेशन होती है उसके लिए कंडेंसेशन न्यूक्लियाई की तरह आपके डस्ट पार्टिकल्स काम करते हैं, ताकि जो क्लाउड्स के पार्टिकल्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स के पार्टिकल्स हैं, वो कंडेंस कर सके उन न्यूक्लियाइज के ऊपर। थर्ड इज ओजोन। हमने पहले भी देखा
कि किस तरह से ओजोन जो हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं, जिनको हम बोलते हैं यूवीबी रेडिएशंस, उनको फिल्टर आउट करने का काम करती है आपकी ओजोन। एंड लास्ट इज मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। अब ये जो मीथेन है और नाइट्रस ऑक्साइड है, ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं और इनका काम होता है हीट को ट्रैप करके एटमॉस्फेयर को वार्म करना। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आपके एटमॉस्फेयर के और उनके कुछ फंक्शंस हैं। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि किस तरह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका स्ट्रक्चर होता है। तो एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो 5 मेन लेयर्स हैं जिसके अंदर हमारे एटमॉस्फेयर को डिवाइड किया गया है। सबसे बॉटम मोस्ट लेयर ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर के ऊपर आपका स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर से फिर मीजोस्फियर, मीजोस्फियर के ऊपर थर्मोस्फियर एंड द एक्सोस्फियर। अब हमने डिस्कस करना है कि ये जो आपकी लेयर्स हैं, इनका मेन फंक्शन, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इनमें टेम्परेचर प्रेशर किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। पहले हम देखते हैं कि ये जो लेयर्स हैं जिनको हमने 5 में डिवाइड किया है, ये किस बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं। इनको हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। इन बेसिस के ऊपर हम इन लेयर्स को डिवाइड करते हैं। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं हम ये लेयर्स आपकी जो हैं ये कौन सी हैं। सो फर्स्ट लेयर आ जाती है आपकी ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर को हम बोलते हैं अर्थ वेदर लेयर, क्योंकि जितने भी वेदर फिनोमिना है हमारे अर्थ के, वो ट्रोपोस्फियर के अंदर ही हुए होते हैं। अब बात करें हम इसके एक्सटेंट की, इसकी हाइट कितनी होती है। तो ट्रोपोस्फियर की जो हाइट होती है वो वेरी करती है बिटवीन पोल्स एंड बिटवीन द इक्वेटर। लाइक 8 किलोमीटर पोल्स में, 18 किलोमीटर आपके इक्वेटर में इसकी हाइट होती है, तो वेरी करती है। सेकंड, इसके अगर टेम्परेचर की बात करें तो जैसे जैसे ट्रोपोस्फियर में हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज करता जाता है, और डिक्रीज भी किस तरह से करता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। अब इसको हम बोलते हैं लैप्स रेट। ये लैप्स रेट क्या होता है हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में किसी और लेक्चर में। अभी बस जान लो, जो टेम्परेचर डिक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग हाइट उसको हम बोलते हैं लैप्स रेट, और वो होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। थर्ड फैक्टर आता है आपका इसके अंदर क्या होता है। तो इसके अंदर 75% जो टोटल हमारी एयर का मास होता है वो इसी के अंदर होता है, ट्रोपोस्फियर के अंदर। और अगर वाटर वेपर्स की बात करें तो 99% जो वाटर वेपर्स हैं वो भी आपको ट्रोपोस्फियर के अंदर ही मिल जाएंगे। इसी के अंदर हमने देखा सारे वेदर फिनोमिनास होते हैं, आपके क्लाउड्स, रेन्स, विंड्स, स्टॉर्म्स, सब के सब आपको इसी के अंदर मिलेंगे। एंड इसके अगर अपर लिमिट की बात करें तो अपर जो इसकी लिमिट होती है उसकी एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज। तो वहां का टेम्परेचर होता है -57 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट लेयर देखते हैं अपनी कौन सी है। तो नेक्स्ट लेयर इज द स्ट्रेटोस्फियर। अब स्ट्रेटोस्फियर की मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके अंदर ओजोन प्रेजेंट होता है। ओजोन आपका वो लेयर होती है जो आपकी हार्मफुल रेडिएशंस को अब्सॉर्ब करती हैं जो सन से आती हैं। तो इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें, इसकी हाइट होती है आपकी 18 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर के बीच में। अब यहां पे जो टेम्परेचर होता है, जैसे पहले लेयर में हमने देखा टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा था विद इंक्रीजिंग हाइट, यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर देता है हाइट के इंक्रीज होने से। क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन प्रेजेंट है। ओजोन सन से आने वाली रेडिएशंस को अब्सॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, सिंपल। और इसके अपर लिमिट की हम बात करें तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज। स्ट्रेटोपॉज का मतलब ना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब इंपॉर्टेंस की बात हमने देखी, इसके अंदर ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। ओजोन लेयर की हाइट होती है 20 to 30 किलोमीटर। ये जो लेयर होती है काम होती है, स्टेबल होती है, यहां पे ज्यादा हवा नहीं होती है, इसलिए इस लेयर को जो हमारे जेट फ्लाइट्स होती हैं वो यूज करते हैं उड़ने के लिए, क्योंकि यहां पे ना तो वेदर का कोई फिनोमिना है ना उनको यहां पर टर्बुलेंस देखने को मिलेगी। तो दिस वाज योर स्ट्रेटोस्फियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेयर इज द मीजोस्फियर। तो मीजोस्फियर की अगर हाइट की बात करें तो 50 किलोमीटर से स्टार्ट होके 80 किलोमीटर तक इसकी जो आपकी हाइट होती है वो होती है, और यहां पर टेम्परेचर एक बार फिर से डिक्रीज करना शुरू कर देता है। सो टेम्परेचर डिक्रीजेस अगेन, और डिक्रीज करके -90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है टेम्परेचर। इसलिए हम मीजोस्फियर को बोलते हैं द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फियर। फीचर्स की बात करें
तो जो मीटियोर्स आउटर स्पेस से आते हैं, जो स्पेस से आपके मीटियोर्स आते हैं, उन मीटियोर्स को यहां पर फ्रिक्शन के कारण वो जलना शुरू हो जाते हैं। तो मीटियोर्स बर्न इन मीजोस्फीयर। अपर लिमिट की बात करें, अगेन मीसोपॉज, यहां पे टेम्परेचर ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो दिस इज समथिंग अबाउट द मीजोस्फीयर। तो ये जो मीजोस्फीयर में आपके मीटियोर्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार्स। जो टूटते तारे हम देखते हैं ना एटमॉस्फेयर में, दोज आर कॉल्ड द शूटिंग स्टार्स, दोज आर एक्चुअली योर मीटियोर्स। चलिए नेक्स्ट लेयर की तरफ बढ़ते हैं आपके एटमॉस्फेयर की, दैट इज योर थर्मोस्फीयर। अब थर्मोस्फीयर की क्या स्पेशल फीचर है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका आयनोस्फीयर, जो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करके रेडियो कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाता है। तो यहां पे एक्सटेंट की और टेम्परेचर की बात करें तो ये आपका 80 किलोमीटर से स्टार्ट होके 700 किलोमीटर तक ऊपर इसकी हाइट होती है। और टेम्परेचर की बात करें, यहां पर टेम्परेचर हाइट के साथ इंक्रीज करना शुरू कर देता है। क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि यहां पर गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो गैस मॉलिक्यूल्स अब्सॉर्ब करते हैं हीट को और टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। कंपोजिशन की बात करें, इसके अंदर आयनाइज्ड गैसेस होती हैं जो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है, मतलब आयनोस्फीयर होता है इसके अंदर। इंपॉर्टेंस इसकी क्या हो जाएगी, फिर जो रेडियो कम्युनिकेशन होती है वो पॉसिबल हो पाएगी बिकॉज ऑफ योर आयनोस्फीयर। इसके अंदर एक स्पेशल फीचर होता है जिसको हम बोलते हैं ऑरोरास। लाइक सन से सोलर फ्लेयर्स आते हैं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से जब वो सोलर फ्लेयर इंटरेक्ट करते हैं तो कुछ केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस होती है, और उन केमिकल रिएक्शंस का जो बाय प्रोडक्ट होता है दैट आर द कलरफुल लाइट्स। उन्हीं कलरफुल लाइट्स को हम बोलते हैं ऑरोरास। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी होती हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में भी होती हैं। जो कलरफुल लाइट्स, जो ऑरोरास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती हैं, उनको हम कहते हैं ऑरोरा बोरियालिस, और जो कलरफुल लाइट्स आपकी सदर्न हेमिस्फीयर में होती हैं उनको हम कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस। So this is basics about the layer thermosphere. अब नेक्स्ट लेयर देखते हैं हम अपने एटमॉस्फेयर की। नेक्स्ट लेयर इज योर एक्सोस्फीयर। अब ये आपके एटमॉस्फेयर की लास्ट लेयर होती है, इसके बाद जो आपका आउटर स्पेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसको हम देख लेते हैं। इसके अगर एक्सटेंट की बात करें तो जहां पे आपका थर्मोस्फीयर खत्म हुआ 700 किलोमीटर, वहां से शुरू होकर ये फिर ऊपर 10,000 किलोमीटर तक जाएगा आपका एक्सोस्फीयर। यहां पे आपका जो एटमॉस्फेयर है वो आउटर स्पेस के साथ जाके मर्ज हो जाएगा, और यहां पे हम देखेंगे ज्यादातर हमें लाइट गैसेस देखने को मिलेगी, प्राइमरली हाइड्रोजन और हीलियम। एंड यहां पे पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं, हवा की जो डेंसिटी होती है बहुत कम होती है, हवा बहुत ज्यादा थिन होती है यहां पर, और जो हमारी सैटेलाइट्स होती हैं वो इसी में ऑर्बिट करती हैं। तो दीज वर सम ऑफ द लेयर्स ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमने डिस्कस की। अब हमने टेम्परेचर भी देखा किस तरह से लेयर्स में इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है, उसी को रिवाइज कर लेते हैं हम इस स्लाइड में। जिस तरह से हमारा जो टेम्परेचर है ट्रोपोस्फियर में हाइट के ऊपर जाने में डिक्रीज कर रहा था, नेक्स्ट लेयर स्ट्रेटोस्फियर में वो इंक्रीज करना शुरू कर देगा। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट लेयर होगी मीजोस्फीयर, उसमें एक बार फिर से टेम्परेचर डिक्रीज करना शुरू कर देगा। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर होगी थर्मोस्फीयर, उसमें टेम्परेचर एक बार फिर से इंक्रीज करना शुरू कर देगा। तो आपको इसको निमोनिक से याद रखना है। तो एक ऑल्टरनेट पैटर्न हमें दिख रहा है, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, डाउन अप पैटर्न ऑफ टेम्परेचर। इस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होता है। अब इंपॉर्टेंस देखते हैं हमारे एटमॉस्फेयर की क्या है। पहला तो हमने पहली स्लाइड में भी देखा कि एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह हमारा एटमॉस्फेयर काम करता है। जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस हैं उनको फिल्टर करता है ताकि जो रेडिएशंस हैं सन से हमारे तक आगे हमें इंपैक्ट ना कर सके। सेकंड, क्लाइमेट को रेगुलेट करता है। हमारी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है, लाइक मैंने आपको बताया 15 डिग्री सेल्सियस हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है, उसको मेंटेन करता है। उसी की वजह से लाइफ जो है वो हमारी अर्थ के ऊपर पॉसिबल है। थर्ड इज लाइफ को सपोर्ट करता है क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है रेस्पिरेशन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और इसी वजह से जो लाइफ है वो एग्जिस्ट कर पाती है हमारी अर्थ के ऊपर। वाटर साइकिल का ये एक मीडियम है, मतलब क्लाउड्स, रेन, ह्यूमिडिटी, उन सब वेदर फिनोमिना जो है वो आपके एटमॉस्फेयर में ही होते हैं। एंड लास्टली कम्युनिकेशन मीडियम की तरह भी एक्ट करता है। लाइक मैंने आपको बताया था थर्मोस्फीयर में आपका आयनोस्फीयर लोकेटेड है,
और वही आयनोस्फीयर जो आपकी रेडियो वेव्स हैं उनको रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से रेडियो कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल हो सकती है। तो ये आपके इंपॉर्टेंस हो गई एटमॉस्फेयर की। अब बेसिक से एक रिवीजन देख लेते हैं, अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसको एक बार हम देख लेते हैं। तो पहली लेयर हमने देखी ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर की हाइट थी आपकी 0 to 18 किलोमीटर, पोल्स पे डिफरेंट थी, इक्वेटर पे डिफरेंट थी। टेम्परेचर यहां पे हाइट के साथ डिक्रीज कर रहा था, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। यहां पे आपको वेदर फिनोमिनास देखने को मिलेंगे, क्लाउड्स देखने को मिलेंगे। सेकंड लेयर वाज स्ट्रेटोस्फियर। हाइट की बात करें 18 to 50 किलोमीटर। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, क्यों? क्योंकि यहां पे ओजोन प्रेजेंट है और यहां पे आपको ओजोन लेयर देखने को मिलेगी। थर्ड लेयर वाज मीजोस्फियर। हाइट की बात करें 50 to 80 किलोमीटर। टेम्परेचर एक बार फिर से डिक्रीज करना शुरू कर देगा और डिक्रीज करता करता -90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा और मीजोस्फीयर को हम बोलते हैं कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। यहां पे मीटियोर्स जो होते हैं वो फ्रिक्शन के कारण जलना शुरू होते हैं। नेक्स्ट लेयर इज थर्मोस्फियर। हाइट की बात करें 80 से 480 किलोमीटर के बीच में, सॉरी 80 to 700 किलोमीटर के बीच में। और यहां पे टेम्परेचर एक बार फिर से आपका जो है वो इंक्रीज होगा विद हाइट। क्यों? क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। गैस मॉलिक्यूल सनलाइट को अब्सॉर्ब करेंगे, हीट अप करेंगे, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। और यहां पे हमें ऑरोरास भी देखने को मिलेंगे और आयनोस्फीयर भी देखने को मिलेगा। लास्ट लेयर इज एक्सोस्फीयर। हाइट की बात करें 700 से 1000 किलोमीटर इसकी हाइट होती है। अगर इसकी हम बात करें टेम्परेचर की, तो जहां पे टेम्परेचर स्टेबल रहेगा, ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा। और यहीं पे आपकी जो सैटेलाइट्स होती हैं वो ऑर्बिट करती हैं। अब एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जो आपका आयनोस्फीयर है वो थर्मोस्फीयर में लोकेटेड है, बट ऐसा नहीं है। कुछ आयनोस्फीयर का पोर्शन आपके मीजोस्फीयर में भी लोकेटेड है और बाकी का आयनोस्फीयर आपका थर्मोस्फीयर में लोकेटेड है। तो दिस इज द बेसिक्स अबाउट द एटमॉस्फेयर विच वी डिस्कस्ड। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टॉइड्स देख लेते हैं आपके एग्जाम के लिए। लोएस्ट लेयर की बात करें तो ट्रोपोस्फियर इज द लोएस्ट लेयर। कोल्डेस्ट लेयर की बात करें तो बताया था आपको मीजोस्फियर, टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। हॉटेस्ट लेयर की बात करें थर्मोस्फियर, टेम्परेचर यहां पर 1200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ओजोन कहां पे प्रेजेंट है? स्ट्रेटोस्फियर में। रेडियो रिफ्लेक्शन कहां से होती है? जहां पे आयनोस्फीयर प्रेजेंट होगा, थर्मोस्फियर में। लेयर की बाउंड्रीज भी हमने देखी, ट्रोपोपॉज देखा, स्ट्रेटोपॉज देखा, मीजोपॉज देखा। तो ये सब फैक्टर्स हम देख चुके हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर एटमॉस्फेयर। थैंक यू।